नमस्कार दोस्तों। अ, बहुत सारे लोगों की ये रिक्वायरमेंट है कि सर पशु परिचर का सिलेबस तो अधीनस्थ बोर्ड ने जारी कर दिया, लेकिन हमारे साथ ठगी कर दी। सिलेबस में ये बताया ही नहीं कि क्या क्या आएगा, जीके आएगा तो कौन कौन से टॉपिक आएंगे। ये सिलेबस दिया है 105 नंबर के लिए, सिर्फ 2 लाइनें, है ना। ये क्या है, कुछ छोरों ने ही खराब कर दिया। पहले अधीनस्थ बोर्ड क्या करता था, बेचारा विस्तृत सिलेबस देता था, लेकिन पीछे 2-4 पेपर हुए और छोरे गए कोर्ट में, कह जी ये प्रश्न तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, अब कर लो आउट ऑफ सिलेबस। इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया कि सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और समसामयिक विषय। अब लगाओ आपत्ति, कहां लगाओगे। 10वीं क्लास की किताब में से प्रश्न आया और उस प्रश्न के लिए छोरों ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि सर ये प्रश्न सिलेबस में है ही नहीं। तो बेचारा अधीनस्थ बोर्ड क्या करे, यही इलाज है। वहां पर अधिकारी बैठते हैं और अधिकारी के पास अधिकार होते हैं। जब कोई अनिति करता है तो फिर ऐसे जो हथकंडे हैं वो अपनाने पड़ते हैं। मैं एग्रीकल्चर वाले सिलेबस की अभी बात नहीं करूंगा, बात इसकी करूंगा एग्रीकल्चर वाले सिलेबस के लिए लास्ट में उन सर को अपन बुला लेंगे, क्योंकि वो इनके बारे में बहुत मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, जो इसका विशेषज्ञ है। 105 नंबर में देखो, अब इसमें वैसे तो अधीनस्थ बोर्ड के दिमाग का कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन मोटा मोटी मैं बता सकता हूं कि आपके मोस्टली क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे। और हमने डिजाइन किया है अपना सिलेबस, अधीनस्थ बोर्ड का सिलेबस ये है और यही मान्य रहेगा पेपर के लिए। हमने एक आइडिया और गेस लगाने की कोशिश की है कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फोन आ रखे हैं और दिमाग खराब हो रखा बच्चों का कि सर पढ़े तो पढ़े ही क्या, कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो आप वो सारी चीजें पढ़ें जो 10वीं तक की किताबों में है। सबसे पहले अपन बात कर लेते राजस्थान जीके की, राजस्थान के भूगोल की। तो आपको राजस्थान की भौतिक विशेषताएं पढ़नी है, इसके साथ साथ सीमा भी पढ़नी है, बता देता हूँ। सीमाएं जो है वो पढ़नी है और नए जिले के साथ पढ़नी है, 50 जिलों वाले मैप से पढ़नी है। जलवायु पढ़नी है राजस्थान की, जल निकासी व्यवस्था पढ़नी है, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, ये तो है ही काम की चीज, क्योंकि पेपर ही पशु परिचर का हो रहा है। जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंगा अनुपात, जनगणना, जनजाति, उद्योग, प्रमुख पर्यटन केंद्र, ये सब आपको भूगोल में इतने टॉपिक पढ़ने हैं। मित्रों आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 21 घंटे की मेहनत की है इस सिलेबस को बनाने के लिए, सिर्फ जीके वाले को। और एग्रीकल्चर वाले सिलेबस को थोड़ा बहुत डिफाइन कर दिया, उसके लिए भी सर ने कोशिश करी है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास में आप पढ़ोगे राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता। इसमें कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बेराट, ये सभ्यताएं हैं मेन। 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक का राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे, जिसमें आपको गुर्जर प्रतिहार पढ़ने हैं। गुर्जर प्रतिहारों में भी क्या पढ़ना है, ये भी एक सोचने की बात है। सारा गुर्जर प्रतिहार नहीं पढ़ना है, त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ लो खाली। अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान में सोमेश्वर और पृथ्वीराज चौहान को पढ़ लो, बाकी छोड़ दो भले ही। सल्तनत के साथ संबंध, दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर, जालोर के क्या संबंध थे, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जहां जहां आक्रमण किए वो आक्रमण पढ़ लो, उनमें क्या क्या घटनाएं हुई। बस यहां अगर आप ये इतना काम कर लेते हो तो आपके मेवाड़ के इतिहास की मोटी मोटी सारी बातें आ जाती है। इसके अलावा मेवाड़ के इतिहास में आप उदय सिंह से शुरू कर दो, उदय सिंह को पन्ना धाय ने कैसे बचाया, और लास्ट में महाराणा राज सिंह पर लाकर छोड़ दो, जिसने जजिया टैक्स नहीं दिया। बस इसके अलावा मेवाड़ में बाकी छोटे मोटे राजा है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 10वीं तक के सिलेबस में इनका कहीं जिक्र ही नहीं है बाकियों का, इसलिए मैंने ये राज सिंह तक बनाया है। अब देखो आगे क्या पढ़ना है। राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना पड़ेगा, 1857 की क्रांति पढ़नी पड़ेगी, प्रजामंडल आंदोलन आपको पढ़ने पड़ेंगे, राजनीतिक जागरण आपको पढ़ने पड़ेंगे, किसान और आदिवासी आंदोलन आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा एकीकरण भी पढ़ना
पड़ेगा। ये हो गया भूगोल और इतिहास की बात। अब चलते हैं आगे। राजस्थान की कला संस्कृति में क्या करना है। कला संस्कृति में लोक देवता और लोक देवियां संत भी करने हैं। वास्तुकला में आपको मंदिर, किले, महल और इन पर ध्यान देना है। पेंटिंग्स में आपको मेले, त्योहार, सीमा शुल्क, कपड़े, गहने, लोक संगीत, लोक नृत्य और राजस्थानी भाषा और साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है। राजस्थान की राज व्यवस्था की अगर बात करें तो राज्यपाल की का कार्यालय, राज्यपाल के कार्य, मुख्यमंत्री की कैबिनेट, राज्य परिषद किस तरीके से बनती है, मुख्य सचिव कौन होता है, क्या काम करता है। इसके अलावा आरपीएससी के बारे में पढ़ लेना और अधीनस्थ बोर्ड के बारे में भी पढ़ लेना। ठीक, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ लेना, पंचायती राज और स्थानीय व्यवस्था के बारे में पढ़ लेना। ये राजस्थान की राज व्यवस्था का छोटा सा पार्ट है। भूगोल के अंदर अगर बात करें तो सौरमंडल पढ़ लेना, पृथ्वी की गतियां पढ़ लेना, इसके अलावा पवनों के प्रवाह और उनके प्रकार पढ़ लेना, वायुमंडल की परतें पढ़ लेना, गैसें पढ़ लेना, महाद्वीप, महासागर और पर्यावरण के कुछ मोटे मोटे मुद्दे, कोप वगैरह सम्मेलन होते हैं, वो सब आपको पढ़ लेने हैं। यहां से बाहर प्रश्न नहीं आएगा। भारत में आपको सिर्फ उसका भौगोलिक स्वरूप पढ़ना है और भौगोलिक स्वरूप भी हिमालय को जोर दे करके पढ़ना है। भौतिक विशेषताएं पढ़नी है। इसके अलावा मानसून के बारे में कुछ बातें उस वनस्पति की और भारत में ऊर्जा के जो स्रोत वगैरह है, इनकी बात आपको भारत में कर लेनी है। अब आ जाओ मित्रों साइंस पर। साइंस में देखो 3 पार्ट होते हैं, एक रसायन विज्ञान होता है, एक जीव विज्ञान होता है और एक भौतिक विज्ञान होता है। अगर हम साइंस में मोटा मोटी बात करें तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पहला टॉपिक है, यहां से पहला प्रश्न मिलेगा आपको। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है। रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण अपचयन से अक्सर प्रश्न आया करता है, एक प्रश्न यहां से आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपको धातु अधातु पढ़ लेनी है। उत्प्रेरक एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें 2-4 उत्प्रेरक वर्धक और 2-4 उत्प्रेरक विषयों के नाम आपको ध्यान होने चाहिए, बस इसके अलावा कोई ज्यादा चीज नहीं है। धातु, अधातु और उपधातु भी पढ़ सको तो पढ़ लेना। इनके प्रमुख यौगिक भी पढ़ लेना, और ये एक लंबा टॉपिक है, इसमें से कई बार 2-3 प्रश्न मिल जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कार्बन और इसके अपर रूप हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, साबुन और अपमार्जक, सीएनजी, एलपीजी, ये सब आपको पढ़ना है। रसायन विज्ञान कंप्लीट। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये भौतिक विज्ञान शुरू हो गई है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ना है, लेंसों के प्रकार पढ़ना है, दृष्टि दोष कंफर्म पढ़ लेना, एक प्रश्न आएगा ही आएगा, इनके कारण और निवारण। इसके अलावा विद्युत धारा, इसके रासायनिक प्रभाव, ओम का नियम, विद्युत सेल, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, ये सब 5-5 लाइनों के नियम है, कोई ज्यादा है नहीं। और इसमें आप बहुत ज्यादा ओम के नियम की व्याख्या मत करने लग जाना, इसका भौतिक सत्यापन करने मत लग जाना। सीधा सीधा ओम का नियम क्या है और इसकी 2 लाइन और एक डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए। विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर की क्या कार्य प्रणाली होती है, दोनों में क्या फर्क होता है, ये ध्यान होना चाहिए। घरों में बिजली के संयोजन किस तरीके से लगाए जाते हैं, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के बारे में आपको पढ़ना है। और घरों में काम आने वाली विद्युत युक्तियों के बारे में पढ़ने हैं, जैसे हीटर है, प्रेस है, ये सब किस सिद्धांत पर काम करते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इनका रख रखाव कैसे करते हैं और सावधानी कैसे रखते हैं, इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी में भारत, इस टॉपिक को भी ध्यान से पढ़ लेना। इसमें आपका मंगलयान वगैरह, चंद्रयान वगैरह, पार्कर सोलर प्रोब वगैरह सब कुछ आ जाएगा। मेन आप ये अगर 3 टॉपिक पढ़ लेते हो तो प्रश्न फंस जाने की संभावना है। अनुवांशिकी में मेंडल के नियम, गुणसूत्र, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत और डीएनए की संरचना भी पढ़ देना, क्योंकि डीएनए की मैंने अलग से इसलिए नहीं लिखी कि डीएनए गुणसूत्र के अंदर ही होता है। इसके अलावा अगर बात करें अपन तो लिंग निर्धारण की, कोशिका की, मनुष्य में पाचन कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, रक्त परिसंचरण कैसे होता है, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। इसके अलावा आरएच कारक और मानव रोग, इनके बारे में आपको पढ़ना है। रोगाणु, कुपोषण और पोषक तत्व, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेने हैं। और इसके अलावा जैव पेटेंट और पादपों की जो नई किस्में हैं वो पूछ लेने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित पेपर है।
अब आते हैं हम गणित पर। तो गणित में देखो, वैदिक विधि से ये वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल करते हैं, इनके बारे में प्रश्न आ सकता है। 6 संख्याओं तक का घन और घनमूल आपको करना है। अब आप यूं नहीं कहोगे कि सर आपने सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड बनाया है, ये 8वीं तक का काम है, जबकि तुम्हारा सिलेबस कहाँ का है, 10वीं तक का है। मुझे 8 तक की बताना था, ठीक है। ये 8वीं तक का पूछेगा और वो भी तुम्हें नहीं आएगा, ऐसा सिलेबस बनाया है इन्होंने, ठीक है। गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। समीकरणों में सिर्फ 2 चर वाली रेखिक समीकरण पढ़नी है, बाकी सब छोड़ देना भले। 2 चरण वाली समीकरणों में से ही प्रश्न आता है। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, बट्टा, ये जो गणित के सदाबहार टॉपिक है, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा एक बिंदु से बनने वाली सरल रेखीय आकृतियां, ठीक है। एक बिंदु से 3 ही आकृतियां बनती है, रेखा, रेखाखंड और किरण। इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि ये क्या होती है। त्रिभुज, वर्ग, आयत, त्रिभुज की सर्वांग समता, यानी त्रिभुज के कोणों का, इनके बहिकोणों का, या फिर वृत्त का, आयत का, इनके संबंध में कुछ प्रश्न वो बना सकता है। इसके अलावा त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम होते हैं, वहां से प्रश्न बना सकता है। समरूपता से प्रश्न बना सकता है। एक कार्डेकीय निर्देशांक पद्धति आती है जिसमें अपन ग्राफ लिखते हैं, वो किस तरीके से लिखते हैं, इसके बारे में प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में आ सकता है कुछ। घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, इनके क्षेत्रफल, आयतन किस तरीके से निकाले जाते हैं, यहां से पक्का प्रश्न आएगा। इसके अलावा कोण और कोणों में, त्रिकोणमितीय अनुपातों में उनका क्या संबंध होता है। एक वो खंबा टूट जाता है, पेड़ टूट जाता है, ऊंचाई दूरी वाले जो प्रश्न हैं वो, या बंदर छलांग लगाता है, वो वाले प्रश्न जो है वो इसमें एक आध प्रश्न आने की संभावना है पूरी। इसके अलावा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में माध्य, माध्यिका और बहुलक को आपको पढ़ना है, और जन्म मृत्यु के सूचकांक और सांख्यिकी कैसे निकालनी है, क्योंकि ये तो आपको निकालनी पड़ेगी ना, कितने पशु मर गए, कितने बच गए। तो इसके लिए ये भी आप पढ़ लेना। पेपर में नहीं भी आए तो आपको जन्म मृत्यु सूचकांक निकालना आना बहुत जरूरी है। वैसे ये गणित का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और ये हर बंदे को आना चाहिए, फिजिकली भी ये आपको काम में आ सकता है। अब जो बे वाला पार्ट है वो पशुपालन से संबंधित है, और पशुपालन जो सर पढ़ाते हैं इनके बारे में अच्छे से जानते हैं, वही इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि कैसे ये आएगा। आइए सर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पशु परिचय के सिलेबस के अंदर जो अ पार्ट है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 105 क्वेश्चन, उसमें से कौन कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है वो सर ने आपको बताया। और ब पार्ट जैसा पशुपालन की बात करते हैं तो इसके संबंध में तो सिलेबस इन्होंने विस्तृत पहले से ही दे रखा है। जैसे यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो इस सिलेबस की बात अपन कर रहे हैं, तो पशुपालन से संबंधित कुछ बिंदुओं पे आपको ज्ञान होना चाहिए कि पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, विशेषतर देसी नस्लों पे यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया गया। उसके बाद कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात हुई, बंध्याकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध स्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा वाली फसलें, चारागाह विकास, स्वास्थ्य एवं बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं में अंत एवं बाह्य परजीवी रोग, पशुओं में टीकाकरण, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध और अंडों की उपलब्धता देश और राज्य के अंदर, प्रति पशु की उत्पादकता, ऊन कर्तन, बाहर डोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं के चमड़े और हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन से पशुओं और पर्यावरण को हानि, पशु बीमा, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, पशु मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र, पशुओं के उत्पाद विपणन, डेयरी विकास तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं। अगर इसको अपन थोड़ा जो है सारांश रूप में अगर यहाँ पे देखें तो पशुपालन के अंदर जो मेन चीज जो अपने को ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे पशुओं की नस्लों की बात हुई, तो मुख्यतः कौन कौन से पशु आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला गाय पढ़ना है, दूसरा आपको भैंस पढ़ना है, नंबर 3 आपको भेड़ के बारे में पढ़ना है, नंबर 4 आपको पढ़ना है बकरी के बारे में, और नंबर 5 आपको कुक्कुट अर्थात मुर्गी के बारे में मुख्यतः आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद 6 आपको यहाँ पे ऊंट के बारे में पढ़ना है। अब ये जो मेन पशु हैं इनके संबंध में आपको क्या क्या चीज यहाँ पे पढ़नी है, तो सबसे पहली बात तो इनकी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। सामान्य जानकारी से तात्पर्य ये है कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, गुणसूत्र संख्या कितना है, प्रजनन प्रक्रिया इसमें क्या कहलाती है, बच्चा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नर क्या कहलाता है, बछड़ा क्या कहलाता है, इनका
गर्भकाल कितना होता है, और पर्टिकुलर किसी किसी केस में जिनके मांस का भी उपयोग करते हैं तो उसका मांस क्या कहलाता है, वो आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद सबसे बड़ी चीज की इनकी नस्लें, ब्रीड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इवन यहाँ पे देसी नस्लें दी हैं, इसके साथ साथ कुछ जो विदेशी नस्लें जो अपने देश के अंदर पाली जा रही है उनका भी आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। जो सुपीरियर नस्लें हैं उनका भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद पशुओं का जो आवास होता है, पशुओं को रखने की जो जगह होती है, उसका भी अध्ययन अपने को यहाँ पे करना है। उसके बाद आवास के बाद उसके मुख्य चीज आहार, यानी कौन कौन सा आहार उसको चारा दिया जा रहा है, दाने दिए जा रहे हैं, जो भी दिया जा रहा है उस आहार का भी आपको यहाँ पे अध्ययन करना है। उसके बाद पशुओं के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं या अपन कहें कैसे उनका निदान अपन कर सकते हैं। उसके बाद पशुओं के ऊपर कौन कौन से परजीवी जो होते हैं वो पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका ध्यान होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इन पशुओं से अपने को कौन कौन से उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं और उनकी क्या विशेषता है, दूध हो गया, मांस हो गया, तो इन सभी की चीजों को भी अपने को ध्यान होना चाहिए। इसके बाद ये पशु तो आपको देखनी है, इसके साथ साथ इनकी सामान्य जैसे बेसिकली कि पशुपालन विभाग की कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। इसके बाद जो है चारा संरक्षण, यानी कि जो चारा संरक्षण वाले जो है और साइलेज हो गया तो वो आहार के अंदर आ जाएगा। तो ये जो है आपको पशु परिचर के सिलेबस के अंदर आपको पढ़ना है और अच्छे से आपको तैयारी करनी है। तो जो है हमारे कोचिंग के ऊपर जो है ऑनलाइन कोर्सेज भी आपके लिए चलाए जा रहे हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।